जय हिंद कैडेट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन सब्जेक्ट का एक टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग, जो कि मार्क्स के हिसाब से देखें तो ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में 20 मार्क्स में से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स के लिए 16 मार्क्स का एडवेंचर ट्रेनिंग का पोर्शन होता है और सी सर्टिफिकेट में ये एग्जाम में नहीं आता है। तो एडवेंचर ट्रेनिंग यानी कि साहसिक प्रशिक्षण ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने के लिए साहस की, पराक्रम की आवश्यकता होती है, वो इसमें शामिल होती हैं। और इसका उद्देश्य एनसीसी में कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का यही है कि उनके भीतर लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व कौशल का विकास हो और रिस्क लेने की क्षमता का विकास हो। और इसके ऑब्जेक्टिव्स में से जो प्राइमरी गोल है वो है स्टेमिना इंक्रीज करना, कैडेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाना, टीम स्पिरिट की भावना का विकास करना और सामूहिक सहयोग की भावना का विकास करना, स्पिरिट टू कॉर्प्स। एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान एडवेंचर ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग या स्पेशलाइज्ड कैंप्स कंडक्ट करके दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल रॉक क्लाइंबिंग कैंप और ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप। साथ ही सांस्कृतिक जागरूकता भी इससे बढ़ती है। जैसे ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप्स जितने होते हैं उनमें पार्ट लेने से कैडेट को मौका मिलता है भारत की समृद्ध संस्कृति और विभिन्नताओं से परिचित होने का। तो एनसीसी में जिन एडवेंचर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दी जाती है उनमें से कुछ मेन है। तो सबसे पहले जानते हैं पैरासेलिंग के बारे में। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, पैरासेलिंग में जो ट्रेनी है या जो कैडेट है, जो भी पैरासेलिंग कर रहे हैं, उनको एक रस्सी के माध्यम से एक व्हीकल या बोट से बांधा जाता है और साथ में पैराशूट भी होता है। तो उससे क्या है, जैसे जैसे वो व्हीकल आगे बढ़ता है वैसे वैसे भागने के साथ साथ कैडेट के पैर ऊंचाई पर हो जाते हैं, आसमान की ओर हो जाते हैं और उसे पैराशूट से उड़ने की फीलिंग मिलती है इसमें। तो जो पैरासेलिंग है इसमें किस तरीके के इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो सबसे पहले है ग्लाइडर। ग्लाइडर का क्या काम है, ग्लाइडर में हवा भरकर वो अपने आसपास की हवा से एक रेजिस्टेंस, एक रोक पैदा करता है ताकि कुछ समय के लिए आसमान में रहने में मदद मिल सके। एकदम से ग्रेविटेशन के कारण नीचे आके गिरने से ये हमें बचाता है। फिर होता है हार्नेस। हार्नेस जो है वो पैरासेल से उस व्यक्ति को जोड़ने के काम आता है। फिर होता है सेफ्टी गियर और कुछ अन्य उपकरणों में है जैसे हेलमेट, और अगर इमरजेंसी हो तो लैंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा पैराशूट। फिर आता है वेरियोमीटर और एक यंत्र होता है जिसका नाम है वेरियोमीटर, जो कि पैरासेलर के उतार या चढ़ाव को मापता है। पैरासेलिंग करते वक्त किन सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले लाइसेंसिंग। जब भी पैरासेलिंग करें तो ऐसे ही बीच पर किसी से भी करने की बजाय एक लाइसेंस्ड कंपनी से ही करें, एस्टैब्लिश्ड लोकेशन से करें। फिर आता है वेदर कंडीशंस। फिर वेदर कंडीशंस में क्या है कि मौसम उपयुक्त होना चाहिए, सही होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए पैरासेलिंग के हिसाब से। बहुत ज्यादा आंधी तूफान या बारिश की स्थिति ना हो। साथ ही एज लिमिट भी इसमें है कि 14 वर्ष तक की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए जो भी कैडेट पैरासेलिंग करने वाला है उसकी, क्योंकि 14 वर्ष की आयु तक हमारा शारीरिक विकास जो हो रहा होता है, इसीलिए इस एज के बाद ही कोई कैडेट जो है वो पैरासेलिंग कर सकता है। 14 वर्ष तक, क्योंकि हमारा जो शारीरिक संरचना है वो इतनी सुडौल, इतनी बलदाई नहीं होती है, शक्तिशाली नहीं होती है, और ना ही हम ठीक से अपनी बात को कन्वे कर पाने की क्षमता रखते हैं। कम्युनिकेशन भी इसमें जो है वो कम होता है। तो अगर हमें पैरासेलिंग करते वक्त किसी मदद की जरूरत है तो हम ओपनली कह पाए। और दूसरा है प्री फ्लाइट ब्रीफिंग। हमेशा पैरासेलिंग करना शुरू करने से पहले ब्रीफिंग बहुत जरूरी है, जिसमें हम
इक्विपमेंट के बारे में और कहाँ लैंड करना है इसके बारे में पूरी जानकारी उस ट्रेनिंग को दे। तो किड्स, पैरासेलिंग से ही जुड़े कुछ प्रश्न जो हैं वो हमारी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज स्पेसिफिकली साइटेड एज द प्राइमरी टूल फॉर गेजिंग द एसेंट एंड डिसेंट ऑफ अ पायलट ड्यूरिंग पैरासेलिंग। तो कौन सा पैरासेलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी पायलट के उतार या चढ़ाव को ठीक से बता पाता है? तो वो है वेरियोमीटर। What is the maximum wind speed recommended for safe parasailing to avoid significant risk during emergency water landings? तो जब हम समुद्र के ऊपर या किसी बीच के आसपास जब हम पैरासेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय हवा की कितनी स्पीड होनी चाहिए जो कि सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से पैरासेलिंग के लिए सेफ मानी जाती है? To avoid some significant risk during emergencies, that is 15 meter per hour. According to the sources, why is a minimum age of 14 recommended for cadets to participate in parasailing? Parasailing के लिए minimum आयु 14 वर्ष क्यों रखी गई है? तो इसीलिए रखी गई है ताकि हमारा जो बेसिक फिजिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम इमरजेंसी में अपनी मदद के लिए बुला सकें। और इस एज के बाद जो है वो हड्डियां थोड़ी हमारी मजबूत स्ट्रांग होने लग जाती हैं, उससे पहले वो टेंडर होती हैं। तो मिस हैपनिंग, दुर्घटना जिसका असर लाइफ लॉन्ग पड़ सके उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए बेसिक जो फिजिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायरमेंट है इन इमरजेंसी, उसी के कारण 14 रखी गई है। अ प्रोफेशनल प्री फ्लाइट safety briefing must include specific instructions on which of the following? पैरासेलिंग करते वक्त उड़ने से पहले दी जाने वाली जो इंस्ट्रक्शंस है, जो ब्रीफिंग्स है, वो क्यों देनी ज्यादा जरूरी है? किन चीजों को ध्यान में रखकर उसमें कौन कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए? तो वो है सबसे ज्यादा लैंड करने की सही पोजीशन बताना, ताकि सही तरीके से लैंड हो जिससे कि चोट लगने की गुंजाइश कम हो। For a safe landing, the correct position of landing is the utmost requirement. Which part of parasailing equipment is specifically designed to offer resistance to the wind and air in its inflated form? तो पैरासेलिंग उपकरण में हवा और हवा के दबाव के कारण फूलने वाला और ऊपर उठने वाला जो मुख्य भाग होता है, जो हवा के प्रेशर को रोकने के लिए होता है, वो होता है ग्लाइडर। Safety guidelines recommend choosing a parasailing business based on which operational factor? तो वो है ऐसे ही कहीं से करने की बजाय from an established location rather than just a beach front. स्लिदरिंग, ये भी एक ऐसी साहसिक प्रशिक्षण गतिविधि है जिसकी ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट्स को मिलती है। इसे फास्ट रोपिंग भी कहा जाता है कैडेट्स। और बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में, फॉर एग्जाम्पल जब ताज अटैक हुआ था या कहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है, केदारनाथ की बाढ़ आई थी, तो जो मिलिट्री पर्सोनल्स होते हैं वो इसी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कर पाते हैं या बाढ़ के दौरान जरूरतमंदों को सामान वितरण कर पाते हैं, जैसे खाने का सामान, दवाइयाँ। फंसे हुए लोगों को निकाल पाना भी स्लिदरिंग उसमें बहुत काम आती है। लेकिन एनसीसी कैडेट्स को इसका जो प्रशिक्षण अभी तक मिला है वो प्रदर्शन के तौर पर और सीखने के तौर पर ही मिला है, जिसमें हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरना होता है, हेलीकॉप्टर से बंधी एक रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे। और इस रस्सी का जो डायमीटर है वो होता है 40 मिलीमीटर्स। जहां हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने की जगह नहीं होती, वहां पर सभी जरूरी मददों को जो है, जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है, उसे स्लिदरिंग के जरिए पहुंचाया जा सकता है। और ऐसे में जो है अपनी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जो भी स्लिदरिंग कर रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स और हेलमेट जरूर पहनने हैं, क्योंकि रस्सी से नीचे उतरते वक्त हाथ छिल जाते हैं बहुत बुरी तरह। तो ग्लव्स इसमें बहुत मेन होते हैं और हेलमेट बहुत जरूरी है। दोनों हाथों से रस्सी को पकड़कर और दोनों पैरों के साथ एक साथ जो है जो जमीन पर लैंड करना होता है। What does the technical acronym FRIES stands for in the context of slithering training? तो जो FRIES है उसका अर्थ होता है Fast Rope Insertion Extraction System. What is the standard thickness of the rope used in slithering to prevent it from jerking wildly due to हेलीकॉप्टर रोटर ब्लास्ट? तो ये रस्सी होती है 40 mm की।
Why does the British method of slithering advise against using the feet to regulate speed during descent? जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो ब्रिटिश मेथड ऑफ स्लिथरिंग है वो स्पीड को रेगुलेट करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए पैरों का यूज करना मना करता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो लेदर शूज होते हैं और बूट पॉलिश के कारण वो रस्सी को स्लिपरी बना सकते हैं, जबकि रस्सी पर दोनों हाथों की पकड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। What is the mandatory minimum safety gap that must be maintained between cadets sliding down the same rope simultaneously? तो नीचे उतरते समय एक कैडेट के बाद दूसरे कैडेट का जो है 3 मीटर का इसमें मैंडेटरी गैप जरूरी है। इन विच specific tactical scenario is slithering identified as a safer alternative to landing a helicopter? हेलीकॉप्टर को लैंड करने की बजाय स्लिथरिंग एक सेफ अल्टरनेटिव के रूप में कहाँ काम आ सकता है? जहां पर शहरी जगहों पर, बिल्डिंग्स, रूफटॉप, ऐसी जगहों पर जहां हेलीकॉप्टर के लैंड होने की जगह ना हो। Deployments into urban settings with low building rooftops. The use of sturdy gloves is mandatory during slithering because the process of sliding down generates great heat from friction. तो फ्रिक्शन से जो है हीट जनरेट होती है जिससे हाथ बहुत बुरी तरह छिल सकते हैं। तो इसके लिए ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी हैं और ये साधारण ग्लव्स नहीं होते, स्लिथरिंग के लिए जो है अलग ग्लव्स होते हैं। और फिर रॉक क्लाइंबिंग, इसका प्रशिक्षण भी एनसीसी कैडेट्स को लेने का मौका मिलता है। एक ऐसी गतिविधि जिसमें जो प्रतिभागी है वो या तो प्राकृतिक संरचनाओं या फिर कृत्रिम दीवारों पर चढ़ते हैं। बिना गिरे फाइनल पॉइंट तक सबमिट करना इसका उद्देश्य होता है। और किसी भी खड़ी ऐसी चट्टान पर पहाड़ चढ़ने की जो टेक्निक है या दीवार पर चढ़ने की टेक्निक है, उसमें दो बातें आती हैं, फुट जैम और टो जैम। फुट जैम को हील टू टो यानी एड़ी से लेकर टो जैम के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़ी दरार में हील और टो दोनों की तरफ से, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पैर को फंसाकर अपनी ग्रिप को मजबूत कर लेना, अपने खड़े होने की जगह बनाना और सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर चढ़ाई करना। और अगर पैर बड़ा है तो फिर टो जैम टेक्निक काम आती है, जिसमें जैसा कि आप यहाँ एड़ी को बाहर रखते हुए पंजे की उंगलियों को दरार में फिक्स किया जाता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में हार्नेस को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि उसका बक्कल जो है वो बंद है, और एक सिंगल नॉट नहीं बल्कि एक बैकअप नॉट के साथ ही फिनिश किया जाना चाहिए नॉट्स को। ऐसे ही ऊपर जहां रस्सी बंधी है उस जगह भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम 3 जगह से सेफ एंकर्स को चुनते हैं। Which climbing technique is specifically defined as the heel to toe jam for use in larger cracks? तो ये है foot jam. For maximum safety and redundancy, what is the recommended minimum number of anchors at the top of a pitch? कम से कम 2 और ज्यादा अच्छा है अगर 3 हमें मिल जाए। When leading a route, what is the critical safety rule regarding the positioning of the rope relative to the climber's body? Ensure the rope is over the leg rather than between or behind them. पैरों के बीच में से रस्सी ना गुजरे या बल्कि ऊपर से गुजरनी चाहिए। According to the sources, what is the toe jam technique used for? When the foot is too large to fit normally into a crack. जब दरार में फंसाने के लिए जो पैर है वो बहुत बड़ा है तो फिर टो जैम सिर्फ पंजे की उंगलियों को फंसाया जाता है। What is a mandatory requirement for every leader's tie in knot before starting a climb? तो वो है finished with a backup note. Why is a climbing helmet considered essential if you want to live long and prosper? Protects from falling rocks and the impact of a fall. ऊपर चढ़ाई करते वक्त कई बार कुछ छोटे छोटे पत्थर भी आकर गिर रहे होते हैं, तो उनसे अपने सिर को बचाने के लिए या अगर कहीं कोई दुर्घटना घटे तो हमारे सिर को बचाने के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। और फिर आता है साइकिलिंग या ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के दौरान हम पैदल चल रहे होते हैं
कम हाइट वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीन और बीच बीच में प्लेन सरफेस भी आता है, इसमें आम रास्ता भी आता है ट्रैकिंग के दौरान, या जंगल के रास्ते से होकर जब गुजरते हैं तो वो ट्रैकिंग कहलाता है। जबकि माउंटेनरिंग में हम पूरी तरह से पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र पर चल रहे होते हैं, जिसमें खड़ी चढ़ाई भी शामिल होती है। वहीं साइकिलिंग जो है, एक लंबी दूरी तक एक जगह से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक जाना साइकिलिंग कहलाता है। एनसीसी में इतने सारे साइकिल एक्सपीडिशंस होते रहते हैं। साइकिलिंग के जरिए मसल स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेमिना इंक्रीजिंग का मौका कैडेट्स को मिलता है, तो यही साइकिलिंग का एम भी है। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, प्रायोरिटाइजिंग प्लेजर एंड एंड्योरेंस ओवर स्पीड. While trekking, walking for several days on uncharted paths in challenging environments like jungles or mountains. तो जब हम ट्रैकिंग एक्सपीडिशन या साइकिल एक्सपीडिशन पर हैं, तो उस समय हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स, रक्सैक और ट्रैकिंग बूट्स, या फिर साइकिलिंग के लिए जो बूट्स रिक्वायर्ड है वो, और ज़रूरत पड़ने के लिए टॉर्च और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, फॉर एग्जाम्पल ORS। ऊंचे पर्वतों पर जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो वहां पहुंचकर अचानक से तबीयत खराब ना हो, इसके लिए एक्लाइमेटाइजेशन करना जरूरी होता है। वहां की जलवायु के हिसाब से अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और उस जलवायु के साथ तालमेल बनाने के लिए कुछ समय के लिए बेस कैंप्स में रुकना जरूरी होता है, ताकि हमारा शरीर वहां के हिसाब से एडजस्ट कर पाए। और बेस कैंप के बाद फिर हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ मार्च करना शुरू करते हैं। लगातार शूज पहनकर चलते रहने से या साइकिलिंग करने से पैरों में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए जब भी आप विश्राम करें या लंच के लिए रुकें तो उस समय पे अपने शूज को खोल देना चाहिए, थोड़ी हवा लगने देना चाहिए पैरों में। पीछे आने वाले साथियों को रास्ता दिखाने के लिए हम चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रास्ता मार्क करने के लिए, और ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना हो। How does the source distinguish trekking from regular walking or hiking? तो रेगुलर ऐसे ही चलने से अलग कैसे है ट्रैकिंग? Walking for multiple days, usually on uncharted path in challenging environments. Challenging environment में, जंगल में, जहाँ मुश्किल environment है, वहां पर कई दिनों तक चलना जो है वो ट्रैकिंग कहलाता है। Which medical item is specifically highlighted as essential for a trekking rucksack to manage hydration? हाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए ORS होना बहुत जरूरी आइटम है। What specific instruction is given regarding footwear during drink and lunch halts on a track? ट्रैकिंग के दौरान खाना खाते वक्त या पानी पीने के वक्त जो हम विश्राम कर रहे हैं, हॉल्ट ले रहे हैं, उस दौरान अपने शूज को निकाल कर पैरों को रिलैक्स करना जरूरी है। What is the recommended method for ascending a slope to maintain endurance and safety? किसी ढलान वाली जगह पर चढ़ाई करते वह समय छोटे कदम रखने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। Which process is described as an inescapable requirement for cadets undertaking trekking in high altitude? तो वो है क्लाइमेटाइज करना। How should heavy items belonging to a trekking expedition be managed to ensure cadet safety and comfort? तो जितने भी हैवी आइटम्स हैं उनको रोड के जरिए, किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए आगे अपनी लोकेशन पर पहुंचाना ज्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि उसे रक्सक में ही कैरी करने के, क्योंकि उससे बहुत जल्दी थकान हो सकती है, गिरकर चोट लगने की का खतरा है, और लंबी दूरी तक हम जल्दी से पहुंच नहीं पाएंगे जहां हमें जाना है। If you have any doubt, you can ask the question in comment box. Time is very less for exams. So now subscribe the channel, share the channel and like the videos. And with a good preparation, crack the exam. All the best. Jai Hind.